हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का। तो ये देखिए क्लास 12 भूगोल का पाठ 6 है। पाठ का नाम है द्वितीयक क्रियाएं। तो आप सभी लोगों को बहुत ही अच्छे से कराया जाएगा। जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न इस पाठ से बनते हैं तो आप लोग ध्यान से समझिएगा। प्रश्न है कि द्वितीयक क्रिया किसे कहते हैं। तो द्वितीयक क्रियाएं वे क्रियाकलाप हैं जिनसे प्राथमिक उत्पादों को क्या अधिक उपयोगी उत्पादों में बदला जाता है। कैसे? जैसे देखिए प्राथमिक क्रिया क्या हुआ, पेड़ से क्या लकड़ी काट लिया गया, पेड़ से लकड़ी काट लिया गया, फिर उस लकड़ी को क्या काटने का काम किया गया प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत। लेकिन जब लकड़ी द्वारा फर्नीचर का निर्माण कर दिया गया तो वह द्वितीयक क्रिया के अंतर्गत आ जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि द्वितीयक क्रियाएं वे क्रियाकलाप हैं जिनसे प्राथमिक उत्पादों को क्या अधिक उपयोगी उत्पादों में बदला जाता है। दूसरा उदाहरण है कपास द्वारा कपड़े का निर्माण करना। जब आप कपास की खेती करते हैं तो वह प्राथमिक क्रिया होती है, लेकिन जब कपास का खेती हो जाता है तो उस कपास के द्वारा कपड़े का निर्माण करना द्वितीयक क्रिया के अंतर्गत आता है। इत्यादि तमाम उदाहरण हैं। अब आपको इसमें दूसरा प्रश्न जो बनेगा वो समझाता हूँ। विनिर्माण का क्या आशय है। तो विनिर्माण से आशय किसी भी वस्तु के क्या उत्पादन से होता है। क्या? विनिर्माण से आशय किसी भी वस्तु के उत्पादन से होता है। इसमें देखिए अधिकतर क्या होता है, प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं से प्राप्त जो कच्चे पदार्थ होते हैं उनको शारीरिक अथवा यांत्रिक शक्तियों द्वारा अधिक उपयोगी स्वरूप में क्या परिवर्तित कर दिया जाता है। आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। विनिर्माण का आशय क्या होता है, किसी भी वस्तु के उत्पादन से होता है, लेकिन प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं से जो प्राप्त कच्चे पदार्थ के को क्या किया जाता है, शारीरिक यानी या तो काम करके या तो यांत्रिक शक्ति यानी मशीनों के द्वारा अधिक स्वरूप में परिवर्तित कर दिया जाता है। जैसे देखिए क्या किया जाता है, आप भैंस का दूध निकाल लिए, वह आपकी प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आ गई, लेकिन जब उसी दूध को मॉडिफाई करके आप जब देखते हैं पैकेट वाला दूध आता है, डिब्बे वाला दूध आता है, तो उन लोगों को क्या बाजार में सेल किया जाता है, तो उन्हें देखिए मशीनीकृत के द्वारा क्या अधिक उपयोगी वस्तु में बदल दिया गया। तो ये क्या विनिर्माण के अंतर्गत आता है। अब देखिए इस पाठ से जो है जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है वो आप लोग ध्यान से समझिएगा। प्रश्न क्या बनता है कि उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों का विस्तार से क्या वर्णन कीजिए। अगर एक बार आप समझ लेंगे तो इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। जो आप रोज़ देखते ताकते हैं वही चीज़ें बस लिखी हुई हैं, अगर आप समझ लेंगे तो आप आसानी से लिख सकते हैं। क्या? बस आपको पॉइंट याद रहना चाहिए दिमाग में। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि उद्योगों को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारक हैं। पहला कौन सा कारक है? बाजार तक अभिगम्यता। लोग जो हैं अपने उद्योगों को वैसे क्षेत्रों में स्थापित करते हैं जहां बाजार की क्या निकटता हो, जिससे वे अपने तैयार माल को कम समय व कम लागत पर बाजार में आसानी से क्या उपलब्ध करा सकें। तो ये पहला पॉइंट है, बाजार तक अभिगम्यता। बस ये चीज़ आपको याद रहनी चाहिए पॉइंट। और ये जो चीज़ें हैं अगर इसे आप समझ लिए होंगे तो आप आसानी से लिख सकते हैं। जैसे देखिए बाजार तक अभिगम्यता का मतलब बोला है कि आप अपने उद्योगों को ऐसे क्षेत्रों पर स्थापित कीजिए जहां की बाजार निकट हो, जिससे हम अपने जो पदार्थ जो भी कुछ बनाएंगे सामान सामग्री आसानी से हम मार्केट में फैला सकें, जिससे हमारी कम लागत भी होगी यानी ट्रांसपोर्ट का खर्चा कम आएगा और हमारा तैयार माल भी अच्छे से बाजार में पहुंच जाएगा। अगर आप उसी अपने उद्योग को ही ऐसे जगह पर स्थापित कर लेते हैं जहां से मार्केट जो है तकरीबन 200-500 किलोमीटर दूर हो, तो देखिए एक तो बाजार भी दूर हो जाएगा, दूसरी चीज़ ट्रांसपोर्ट की खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो लोग जो होशियार होते हैं, जो उद्योगपति होते हैं, वो लोग क्या करते हैं अपने उद्योगों को बाजार के निकट ही स्थापित कर लेते हैं। दूसरा इसमें क्या आपको याद रखना है, कच्चे माल की क्या प्राप्ति। तो देखिए कच्चे माल की जो प्राप्ति होती है वो उद्योगों को स्थापित करने में अहम भूमिका निभाती है। इसीलिए अधिकतर उद्योग ऐसे क्षेत्रों में स्थापित किए जाते हैं जहां कच्चे माल की क्या सुविधा हो, जहां से कच्चा माल आसानी से प्राप्त हो सके। मान लीजिए आपको बिस्कुट बनाना है, तो बिस्कुट बनाने के लिए क्या यही गेहूं का उपयोग होता है बनाने के लिए, तो लोग ऐसे क्षेत्रों में स्थापित करते हैं जहां से गेहूं उनको आसानी से प्राप्त हो सके। तो अधिकतर कल फैक्ट्रियां देखेंगे आप गांवों के अब नज़दीक ही देखने को मिल जाती हैं आप सभी लोगों को। जैसे नगर हो और शहर हो, तो नगर और शहर के बीच में ही आपको देखने को मिलती हैं फैक्ट्रियाँ।
शहर में नहीं स्थापित रहती हैं कि बीचों बीच शहर में फैक्ट्री रहती है, नहीं, क्योंकि कच्चा माल जो है अगर बिस्कुट बनाना है किसी कंपनी को तो वह नगर यानी शहर और गांव के मध्य में आपको स्थापित दिख जाएगी। तो उद्योगपति जो होते हैं वो बहुत होशियार होते हैं, इसीलिए अपने उद्योगों को जो है ऐसे भी स्थानों पर स्थापित करते हैं जहां से कच्चे माल की क्या प्राप्ति हो सके, जिससे वो आसानी से अपने सामान को बना सकें और मार्केट में क्या बेच सकें। ये चीज़ अगर आप लोग लिखना चाहें तो लिख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि कच्चे माल की प्राप्ति। तो उद्योगों में बहुत बड़ी मात्रा में कच्चे माल की आवश्यकता होती है। यदि यह कच्चा माल दूर से मंगाया जाता है तो परिवहन में बहुत अधिक खर्च होता है। यदि कच्चा माल भारी हो तो परिवहन मूल्य अधिक लगता है और लागत खर्च क्या बढ़ जाता है। अतः जिन क्षेत्रों में भारी कच्चे माल की प्राप्ति होती है अधिकतर उद्योग उन्हीं क्षेत्रों में क्या स्थापित किए जाते हैं। स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं, बाद में भी लिख सकते हैं। तो ये चीज़ आप लोग लिखिएगा। अगला देखिए इसमें पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है श्रम आपूर्ति तथा अभिगम्यता। तो इसमें आप क्या लिखेंगे, उद्योगों के स्थानीयकरण में मानवीय श्रम की सस्ती और सुलभ उपलब्धता एक महत्वपूर्ण कारक रहा है, जिसके चलते उद्योग ऐसे स्थानों पर भी स्थापित किए जाते हैं जहां पर उनको सस्ते व कुशल श्रमिक आसानी से प्राप्त हो सकें। तो देखिए कुछ उद्योग ऐसे भी होते हैं जिनमें क्या मानव श्रम बहुत ही अत्यधिक लगता है। अगर आप मशीनें तो लग गई हैं, मशीनें किससे चलेंगी, ऑटोमेटिक अभी थोड़ी न चल रही हैं, कुछ मशीनें हैं लेकिन मशीनों को भी चलाने के लिए क्या मानव की आवश्यकता पड़ती है। तो कुछ उद्योग ऐसे भी हैं जहां पर अत्यधिक मानवों की आवश्यकता पड़ती है, कल कारखानों में। तो ऐसे कल कारखानों में अत्यधिक मानवों की आवश्यकता पड़ती ही है। तो जो उद्योगपति होते हैं वो ये भी देखते हैं कि ऐसे क्षेत्रों पर स्थापित कर लिया जाए अपने उद्योग को जहाँ पर आसानी से क्या व्यक्ति मिल सकें, जिससे हमारा जो आपका ये क्या कहते हैं उद्योग है बड़े आसानी से क्या संचालित हो सके। अगला पॉइंट आपको समझाता हूँ। अगला पॉइंट है इसमें शक्ति के साधन तक अभिगम्यता। तो ऐसे उद्योग जिनमें ऊर्जा की खपत बहुत अधिक होती है उनको ऊर्जा उत्पादक स्रोतों के पास स्थापित किया जाता है। जैसे देखिए इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ऐसे उद्योग जिनमें ऊर्जा की खपत बहुत अधिक होती है उनको ऊर्जा उत्पादक स्रोतों के पास क्या स्थापित किया जाता है। जैसे एल्युमिनियम उद्योग हो गया, सीमेंट उद्योग हो गया, लोहा उद्योग हो गया। तमाम प्रकार के जो आपके उद्योग हैं, जो आपके मोटे तगड़े उद्योग हैं, उनको क्या बिजली की ज़्यादा आवश्यकता होती है। जब बिजली रहेगी तभी लोहा पिघलेगा, एल्युमिनियम कारखाना उद्योग चलेगा अच्छे से, तभी आपका लोहा लक्कड़ बन पाएगा। तो ऐसे जो उद्योग होते हैं ऐसे स्थानों पर लगाए जाते हैं जहां पर उनको आसानी से क्या बिजली प्राप्त हो सके। अगर ऐसे स्थानों पर लगा दिया जाए लोहा कारखाना जहां पर बिजली ना हो तो कैसे काम चलेगा, नहीं चल पाएगा। इसीलिए बोला जाता है कि उद्योगपति बहुत होशियार होते हैं। अगला पॉइंट है इसमें, लास्ट पॉइंट है परिवहन की सुविधा। तो देखिए उद्योगों के लिए कच्चे माल को लाने और उत्पादित तैयार माल को बाजार तक पहुंचाने के लिए परिवहन की आवश्यकता होती है। इसलिए स्थानीयकरण ऐसे ही स्थानों पर होता है जहां सस्ता और तीव्रगामी परिवहन मिल सके। अब देखिए मान लीजिए कोई भी उद्योगपति हुआ, उद्योग अपना स्थापित कर लिया, अपना सामान भी बना लिया, तो उस सामान को मार्केट में ले जाने के लिए सड़क की आवश्यकता होगी और आपका एक गाड़ी की आवश्यकता होगी। तो ऐसे स्थानों पर भी उद्योगपति देखते हैं, यानी ये पांचों चीज़ों देखकर तब वह एक क्षेत्र डिसाइड करते हैं और वहाँ पर अपना उद्योग स्थापित करते हैं। तो परिवहन ऐसे क्षेत्र अगर स्थापित कर लिया जाए जहाँ पर परिवहन की सुविधा ना हो तो आपका अपना जो उत्पादन है, जो आप तैयार माल किए हैं, वो आपके कंपनी में ही धरा का धरा रह जाएगा। इसीलिए लोग ऐसे स्थानों पर अपने उद्योगों को स्थापित करते हैं जहां परिवहन की क्या अच्छी सुविधा हो, जिससे वो अपने तैयार माल को आसानी से एक जगह से दूसरे जगह पर ले जा सकें। तो अगला प्रश्न आपको समझाता हूँ। मैं आपको अगला प्रश्न बताता हूँ। आपसे कभी कभार इस तरह से भी पूछा जाएगा कि आकार के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण कीजिए। तो आकार के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण निम्नलिखित 3 है। कुटीर उद्योग, छोटे पैमाने के उद्योग और बड़े पैमाने के उद्योग। कुटीर उद्योग को ही घरेलू उद्योग कहा जाता है। तो कुटीर उद्योग क्या होता है? कुटीर या घरेलू उद्योग वस्तु निर्माण की सबसे छोटी इकाई है। इस उद्योग के अंतर्गत शिल्पकार अपने घरों पर ही क्या स्थानीय कच्चे माल का प्रयोग करते हैं। इसमें पूंजी का समावेश अत्यंत कम तथा मानवीय श्रम का समावेश अधिकतम होता है। इसको आप समझिएगा, याद
अगर आप इसे समझ लेंगे तो याद आसानी से हो जाएगा, क्योंकि ये आप रोज दिन प्रतिदिन ऐसे शब्द सुनने को देखते हैं या समझते भी हैं, तो ये सब चीज़ें आपके समझने लायक है। अगर आप याद करेंगे तो भूल जाएंगे, समझे रहेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे। इसके बाद लिखेंगे कुटीर उद्योग में साधारण। देखिए, याद करना और समझना दोनों, देखिए जब आप याद कर लेंगे तो आप समझदारी अपने आप आती है। तो पहले आप वो लोग याद कर लीजिएगा, इसके बाद आसानी से आप ऑटोमेटिक समझ जाएंगे। क्योंकि जो लोग कहते हैं कि समझ लीजिए, तो उसका मतलब होता है कि आप पहले इसको याद कर लीजिए, इसके बाद समझदारी अपने आप आ जाएगी, इसे आप समझ लेंगे। तो बात को समझने का प्रयास किया करिए। कुटीर उद्योग में साधारण औजारों द्वारा परिवार के अधिकतम सदस्य मिलकर विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। पूंजी एवं परिवहन इस उद्योगों के स्थानीयकरण को अधिक प्रभावित नहीं कर पाते, क्योंकि इन उद्योगों में उत्पादित वस्तुओं के अधिकांश भाग का उपभोग जो है स्थानीय स्तर पर कर लिया जाता है। अब देखिए इसमें क्या होता है, कुटीर उद्योग में क्या होता है, अभी आपको इसका डिफरेंस बताएंगे, यानी छोटे पैमाने के उद्योग और कुटीर उद्योग क्या होते हैं, तब आप बड़े आसानी से समझ लेंगे। भारत में देखिए कुटीर उद्योगों के अंतर्गत जुलाहों द्वारा कपड़े बनाना, चमड़े से निर्मित वस्तु, कुम्हार द्वारा मिट्टी के बर्तनों का निर्माण प्रमुख रूप से किया जाता है। कुटीर उद्योग जो होता है ये देखिए बहुत ही छोटा उद्योग होता है। इसमें साधारणतया जो होता है घर के भी व्यक्ति मिलकर वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, और इस वस्तु का जो उत्पादन होता है उसको जब बेचा जाता है या स्थानीय लोग ही कर लेते हैं। अब अगर मैं आपको इसका अंतर बताऊंगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। अब यहाँ पर पहले आपको छोटे पैमाने का उद्योग किसे कहते हैं वो बता दूं, तो इस स्तर के उद्योगों में स्थानीय कच्चे माल, अर्धकुशल श्रमिक और शक्ति संचालित मशीनों का प्रयोग होता है। यह उद्योग घर से बाहर लगाए जाते हैं तथा इनमें उत्पादन की तकनीक कुटीर उद्योगों की अपेक्षा उत्तम होती है। छोटे पैमाने के उद्योग स्थानीय लोगों को रोजगार प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिससे स्थानीय निवासियों की क्रय शक्ति में वृद्धि होती है। बस यहीं तक आप लोग इतना ही समझिए। अगला है बड़े पैमाने के उद्योग। तो देखिए बड़े पैमाने के उद्योगों की स्थापना मुख्यतः वाष्प चालित मशीनों के आविष्कार के बाद शुरू हुई। इन शक्ति संचालित यंत्रों की सहायता से उद्योगों में बृहद स्तर पर उत्पादन शुरू हो गया। बड़े पैमाने के लिए विस्तृत बाजार, विभिन्न प्रकार के कच्चे माल, पर्याप्त शक्ति आपूर्ति, कुशल श्रमिक, विकसित तकनीकी, अधिक उत्पादन तथा पर्याप्त पूंजी की आवश्यकता होती है। प्रारंभ में इन उद्योगों का विकास ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तथा यूरोपियन देशों में हुआ। अब इतना ही बस आपको लिखना है। अब मैं इसका अंतर बताता हूँ, वो ही लोग आप लोग लिखिएगा। आपसे इसी तरह से अधिकतर प्रश्न पूछा जाता है कि कुटीर उद्योग और छोटे पैमाने के उद्योग में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आप लोग इसे ध्यान से समझिएगा। यह निर्माण की क्या है, सबसे छोटी इकाई है कौन, कुटीर उद्योग। और छोटे पैमाने का उद्योग यह निर्माण की मध्यम स्तरीय इकाई है। इस उद्योग में शिल्पकार स्थानीय कच्चे माल का उपयोग करते हैं, जबकि इस उद्योग में स्थानीय कच्चे माल के साथ साथ बाहर से भी मंगाए गए कच्चे माल का उपयोग किया जाता है। तीसरा पॉइंट इसमें आप लोग देखिएगा, इस उद्योग में एक शिल्पकार अपनी दक्षता के आधार पर घर में ही वस्तु बनाता है। इस उद्योग में एक शिल्पकार छोटी छोटी मशीनों का प्रयोग करता है। अब देखिए इस उद्योग द्वारा निर्मित वस्तुओं का व्यापारिक महत्व कम होता है, जबकि इस उद्योग द्वारा निर्मित वस्तुओं का व्यापारिक महत्व अपेक्षाकृत क्या अधिक होता है। 4 पॉइंट आप लिखेंगे जब आपसे पूछेगा कुटीर उद्योग और छोटे पैमाने के उद्योग में अंतर स्पष्ट कीजिए। अगला है आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, छोटे पैमाने के उद्योग एवं बड़े पैमाने के उद्योग में अंतर। तो छोटा पैमाना यहाँ पर है, यहाँ पर बड़े पैमाना है। तो इन उद्योगों में शक्ति से चलने वाली छोटी छोटी मशीनों का प्रयोग होता है, अभी आप लोगों ने पढ़ा है, जबकि इन उद्योगों में शक्ति से चलने वाली बड़ी बड़ी मशीनों का प्रयोग होता है। इन उद्योगों में अर्धकुशल श्रमिक कार्य करते हैं, जबकि इसमें जो है कुशल श्रमिक कार्य करते हैं। इसमें देखिए इन उद्योगों में कम मात्रा में पूंजी का निवेश होता है, जबकि बड़े पैमाने के उद्योग में अधिक मात्रा में पूंजी का निवेश होता है। अगला पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है, ये उद्योग विकासशील देशों के विकास के आधार होते हैं, जबकि ये उद्योग विकसित देशों के विकास के आधार होते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कुटीर उद्योग किसे कहते हैं, छोटे पैमाने के उद्योग किसे कहते हैं और बड़े पैमाने के उद्योग किसे कहते हैं। एक प्रश्न और आपसे पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, या आप देखिए स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण कीजिए। दूसरा आपसे ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि कच्चे माल पर आधारित उद्योगों का वर्गीकरण कीजिए। तो कच्चे माल पर आधारित उद्योगों का वर्गीकरण वो सरल है, उसे आप लोग देख लीजिएगा, याद हो जाएगा आपको। चलिए ये आपको मैं बता देता हूँ, स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण।
यहाँ पर देखिए पहला पॉइंट लिखेंगे, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग। जब उद्योगों का स्वामित्व एवं प्रबंधन केंद्र या राज्य सरकार के हाथ में हो तो उन्हें सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग कहते हैं। ये उद्योग पूर्णतः सरकार के स्वामित्व में संचालित होते हैं। भारत सहित विश्व के कई समाजवादी देशों में अनेक उद्योग इसी वर्ग में संबंधित हैं। अब इसमें आपको मालूम चल गया कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग ऐसे उद्योग होते हैं जिस पर किसका, केंद्र सरकार या राज्य सरकार का क्या कब्जा होता है, यानी उन्हीं के माध्यम से ये क्या संचालित होता है। दूसरा क्या है, निजी क्षेत्र के उद्योग। इसमें देखिए क्या होता है, जब एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों के समूह अपने स्वामित्व व प्रबंधन में उद्योगों का संचालन करते हैं तो उन्हें निजी क्षेत्र के उद्योग कहते हैं। इन उद्योगों का स्वामित्व व्यक्तिगत व पूंजी निवेशकों के पास होता है। विश्व के पूंजीवादी देशों में अधिकांश उद्योग इसी वर्ग में सम्मिलित हैं। निजी क्षेत्र के उद्योग, निजी का मतलब क्या होता है, खुद का होता है। जैसे आपका मोबाइल फ़ोन है, मैं आपसे पूछूं कि ये आपका मोबाइल फ़ोन है कि दूसरे का, तो आप कहोगे क्या मेरा निजी मोबाइल फ़ोन है, नहीं ये मेरा है। तो वही बात है, यहाँ पर उद्योग जो होते हैं वह कुछ व्यक्ति या एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों के द्वारा मिलकर ऐसे उद्योग का संचालन किया जाता है। इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। तीसरा पॉइंट है संयुक्त क्षेत्र के उद्योग। जिन उद्योगों को सरकार एवं निजी लोग मिलकर चलाते हैं उन्हें संयुक्त क्षेत्र के उद्योग कहते हैं। इन उद्योगों का संचालन निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के संयुक्त प्रयासों से किया जाता है। अब देखिए कुछ ऐसे भी उद्योग होते हैं जिनमें सरकार का भी भागीदारी होता है और कुछ व्यक्तियों का भी भागीदारी होता है। जैसे मान लीजिए मुकेश अंबानी जी ने कोई कंपनी लगा दीजिए, मान लीजिए जियो का कंपनी, तो उस पर सरकार भी उसमें कुछ इन्वेस्ट की है उस कंपनी को बनाने में, मुकेश अंबानी जी भी। तो जब दोनों लोग पैसा लगाते हैं तो वह क्या संयुक्त क्षेत्र के उद्योग आ जाते हैं। तो जिन उद्योगों में सरकार एवं निजी लोग मिलकर चलाते हैं उन्हें संयुक्त क्षेत्र के उद्योग कहते हैं। आपको बात जरूर समझ में आई होगी। तो इस पार्ट से जितने इम्पॉर्टेंट प्रश्न बन रहे थे आपको करा दिया गया। एक प्रश्न और आप लोग याद कर लीजिएगा कि सूती वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग ये आपका भारत भूगोल में भी आपको मिल जाएगा देखने को, इसीलिए मैं इसमें नहीं बताया, तो आप लोग इसको भी पढ़ लीजिएगा। तो अगर आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो।